जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LVIS में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आप सभी की आगामी परीक्षा वो जो है यूपी पीसीएस की अक्टूबर वाली परीक्षा हो या जो है आरओ ARO की हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए LVIS संस्थान ने आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज़ शेड्यूल किया है और ये टेस्ट सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक लगातार चलेंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ में कई सौ सवालों का संग्रह हुआ है और ये क्वालिटी वाले सवाल हैं और ये सवाल अगर आप करके जाएंगे तो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अपने आप को। और इसके माध्यम से हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे जो आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप उसको जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और आप जल्दी से सवाल को एग्ज़ामिनेशन हॉल में टैकल कर लेंगे। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेगी और इस टेस्ट सीरीज़ को करने के बाद आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और बिना समय गंवाए हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि आप कई बार सोचते होंगे कि हमें याद हो गया है करते वक्त, लेकिन वो याद नहीं होता है, बाद में स्किप कर जाता है दिमाग से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ये पहला सवाल आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे सुंदरवन के बारे में। ठीक है, सुंदरवन के मैंग्रोव वनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि सुंदरवन सार्वभौमिक महत्व का है और दुनिया का में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, और दूसरा है या यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो कौन सा कथन सही है? इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक दो, या ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। बताइए पहले नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही का क्या मतलब, पहले हम लोग जान लेते हैं सुंदरवन के बारे में। सुंदरी सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण, सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसको सुंदरवन नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैग्रोवन ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, और ये जो है खारे पानी में उगते हैं। और खारे पानी में उगने के कारण ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाला, वहाँ पे ये तटबंध का काम करते हैं कि वहाँ पर जो चक्रवात सुनामी आती है उससे तटों की रक्षा होती है और तटों का कटाव कम होता है। आपको बता दें कि ये जो मैंग्रोव वन है ये 10,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये आप नोट कर लीजिए। जो वेस्ट बंगाल में हुगली नदी है, ये वहाँ से लेकर बांग्लादेश की जो नदी बालेश्वर नदी है, बांग्लादेश की बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश की कौन सी नदी? बालेश्वर नदी, वहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये सुंदरवन क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, पूरब पश्चिम दक्षिण में। ठीक है, और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर सवाल पर। ये ब्रिटिश विलय के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जो अंग्रेज भारत में ब्रिटिश विलय की नीति वो जो है हड़प सिद्धांत के तहत लागू करते थे, वो क्या थी? ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर एक इसको कर लीजिएगा। ये कह रहा है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा झांसी को मिला लिया गया या कब्जा कर लिया गया। दूसरा कि कुप्रशासन और कुशासन के आधार पर अवध पर कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, या यूँ कहें कि अंग्रेजों के द्वारा। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें कि ये जो व्यक्तिगत सिद्धांत था इसके तहत अंग्रेज जो है भारत में जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे उसको किसी भी आधार, वो चाहे कुशासन का आरोप हो या चाहे दत्तक पुत्र के आधार पर हो, या जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को देखते हुए किसी न किसी बहाने के आधार पर इन छोटे छोटे राज्यों को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लेते थे। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो ये झांसी है, झांसी है, इसको अंग्रेज़ों ने कब मिलाया था? 1853 में मिलाया था। ठीक है, और ये सतारा को कब मिलाया था? आप बताइए सतारा को कब मिलाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा? सतारा को मिलाया गया था 1848 में मिलाया गया था। ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा। और अवध को कुशासन का आरोप लगा के मिलाया गया था, ये आपको पहले भी पता है। ठीक है, और उसके बाद एक उदयपुर है, लोग उसको उदयपुर बोलते हैं लेकिन ये उदयपुर है। ठीक है, उदयपुर, इसको भी अंग्रेज़ों ने मिलाया था अंग्रेजी राज में। कब मिलाया था? 1852 में। ये सब आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैचिंग में यूपी पीसीएस आरओ में पूछेगा। और झांसी को कब मिलाया गया था? 1853 में। वहीं नागपुर को कब मिलाया गया था? ये सबसे फेवरेट पूछ लेता है, कब मिलाया गया था? 1854 में मिलाया गया था। ठीक है, और एक और पूछता है, लिख लीजिए यहीं पे, जैतपुर। ठीक है, जैतपुर पूछता है कि जैतपुर कब मिलाया गया था? 1849 में मिलाया गया था। ठीक है, चलिए
तो ये ऑप्शन नंबर इसका दूसरे का सी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। ये हड़प्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और खोजा गया और उत्खनित किया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसका, पहला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था ये। ठीक है, हड़प्पा। और दूसरा, जो हड़प्पा से ईंटें निकली हैं वो बुरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। किसको? हड़प्पा को। मतलब ईंटें को निकाल में हड़प्पा जो शहर था उसको तबाह कर दिया गया, यानी यूँ कहें वो तबाह हो गया। और दूसरा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल सिंधु घाटी स्थल था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। तीसरा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही था 1921 में। ठीक है, 1921 में किसके निर्देशन में? दयाराम साहनी के निर्देशन में खोदा गया था। ठीक है, आपको बता दें कि जो भारत में पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर को माना जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम है। इनको माना जाता है भारत में पुरातत्व विभाग का जनक, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से सन 1875 में पुरातत्व विभाग का गठन हुआ था। ठीक है, और जो ईंटें था ये रेल लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, उसी में ईंटों का प्रयोग होना था, तो ईंटें निकालने के चक्कर में ये हड़प्पा सभ्यता एक तरीके से स्थल जो था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जबकि मोहनजोदड़ो बचा था। ठीक है, वो तबाह नहीं हुआ था। चौथे नंबर सवाल पर आइए कि निम्नलिखित में से भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि पहला अखबार था कौन, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बंगाल, उसका क्या नाम था? बंगाल गैजेट। ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स अगस्टस हिक्की, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया था। ये भारत ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला था। भारतीय उपमहाद्वीप में पहला अंग्रेजी अखबार था। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। और कब शुरू किया गया था? 1780 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। चलिए 5वें नंबर सवाल पर आइए। 1919 के भारत सरकार अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको हम बोलते हैं, उसकी विशेषता क्या थी ये आपसे पूछ रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन डी सही होगा। मतलब इसमें भारत परिषद का विस्तार किया गया था। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान इसमें किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। अभी केंद्र में 1935 में होगा, ठीक है, द्वैध शासन, लेकिन अभी 1919 वाले में प्रांतों में द्वैध शासन है। और इसमें पहली बार जो भारत में 1919 का अधिनियम आया था, इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द, ठीक है, उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। ये चीज़ आपसे पूछेगा और पूछा जा चुका है। ठीक है, और आपको बता दें कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के तहत लागू हुआ था और केंद्र में 1935 के द्वारा लागू हुआ था। और इसी के द्वारा 1919 में जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली जो हुई थी धर्म के आधार पर, उसका विस्तार किया गया था सिखों प्लस दलितों में। तो जिसका विरोध गांधी जी ने किया था, जिसके बाद सभी ने अयोध्या आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, जन आंदोलन एक तरीके से। ठीक है, बहुत क्रिटिसाइज हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर सवाल पर आइए। मुस्लिम सांप्रदायिकता को भारत में निम्नलिखित में से किसकी गतिविधियों द्वारा बढ़ावा मिला था? आपको बता दें कि जो भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत है, बहुत से लोग कहते हैं उसको जिन्ना ने दिया था। नहीं, जिन्ना ने नहीं दिया था, उसको सर सैयद अहमद खान ने दिया था। यही द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक थे कि मतलब धर्म के आधार पर जब यहाँ पर दो कम्युनिटी रहती हैं तो वहाँ पर दो देश भी होने चाहिए, क्योंकि दोनों का रहना, खाना पीना, रहन सहन सब अलग है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन ये सर सैयद अहमद खान ने ही किया था, जिसके आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया राजनीतिक रूप से, और भारत के दो टुकड़े कराए, पाकिस्तान और भारत के रूप में। ठीक है, तो ये भाई साहब थे जिनकी वजह से द्विराष्ट्र सिद्धांत सबके सामने आया और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसी पर अपनी राजनीति आगे बढ़ाई। ठीक है, 7वें नंबर सवाल पर आइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 7वें नंबर सवाल पर। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। ठीक है, इन दोनों के मध्य होता था। और कब कब हुआ था? तो पहला जो कर्नाटक युद्ध था ये कब हुआ था बताइए आप लोग, आप पता है आप लोग कब हुआ था बताइए? ये पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 के मध्य हुआ था। ठीक है, तो और इसका अंत किसके द्वारा हुआ था? एक्स ला सेपल की संधि से इसका अंत हुआ था। और इसका कारण क्या था? उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक ठीक, उत्तराधिकार का युद्ध के कारण, उत्तराधिकार
का युद्ध हुआ था, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? उत्तराधिकार का युद्ध था। और एक्सला-सेपल की संधि के द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ था और ये युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक चला था, ठीक है। तो इस समय कौन सा गवर्नर था बताइए 7वें नंबर में? काउंट दी लाली, ठीक। चलिए 8वें नंबर पर आइए। महिला भारतीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपसे पूछ रहा है 8वें नंबर सवाल में। बताइए किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर डी 1917 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? अडयार में। अडयार कहाँ पर है? मद्रास। ये मद्रास जो था पहला नगर निगम था, ठीक है, और आज का तमिलनाडु, ठीक है। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बहुजातीय महिलाओं के समूह द्वारा किया गया था, ठीक है। महिलाओं के समूह द्वारा किया गया था। इसमें कई जातियों की महिलाएं मिली थी और उन्होंने मिलकर 1917 में का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक स्तर पर महिलाओं का उत्थान करना था, ठीक है। चलिए 9वां नंबर सवाल पर आइए। इसका जवाब आप लोग दीजिए। गदर पार्टी के बारे में पूछ रहा है कि सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए में है किसके द्वारा की गई थी गदर पार्टी की स्थापना? 9वां नंबर सवाल बताइए। आप लोग आराम से इसका उत्तर देंगे, रटा होगा, लाला हरदयाल। लेकिन इसमें से जो है आपसे होशियारी कर सकता है एग्जामिनर, पूछ सकता है कि जो गदर पार्टी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे पहले, ठीक है। तो लेकिन तो फिर आप लोग नहीं बता सकते हैं। हमें पता है कि इसमें से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि गदर पार्टी की स्थापना जब हुई थी तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। आपको बता दें कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा हुई थी। कहाँ पर हुई थी? यूएसए में हुई थी। और इसमें सदस्य कौन बनते थे? यूएसए प्लस कनाडा के जो अप्रवासी सिख भाई थे वो इसके सदस्य बनते थे। और इसका उद्देश्य क्या था कि अमेरिका में जो है और यानी यूरोपीय देशों में भारत के लोगों का हो रहा शोषण अंग्रेज़ों के द्वारा उसको बताना और लोगों को उसकी समस्याओं से अवगत कराना इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो इसके पहले अध्यक्ष गदर पार्टी के कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। सोहन सिंह भाकना थे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। 10वें नंबर सवाल पर आइए कि निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? आपको बता दें कि जो पेशवा का पद होता था ये सैन्य पद होता था, एक तरीके से सैन्य, और ये वंशानुगत हो गया था कुछ दिन बाद, वंशानुगत हो गया था, ठीक है, ठीक, वंशानुगत हो गया था। दूसरी चीज़, ये सबसे बड़ा पावरफुल पद था पेशवा, और जो अंतिम मराठा साम्राज्य के पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय ही थे। तो ये पूछ रहा है कि किस संधि ने पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया, ये पूछ रहा है आपसे 10वें नंबर सवाल में। बताइए तो किसने समाप्त कर दिया था? बेसिन की संधि। तो आपसे पूछे बेसिन की संधि कब हुई थी तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 1802 में हुई थी। और एक चीज़ आपको बता दें कि मिलान करने में ज़रूर आता है, तो ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में हुई थी, नाना फडणवीस और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, ठीक। बड़गांव की संधि कब हुई थी? बड़गांव की संधि में क्या हुआ था कि जो मराठा थे उनको उनका क्षेत्र वापस मिल गया था। बड़गांव की संधि में 1779 में हुई थी, ठीक है। और ये सालबाई की संधि कब हुई थी आप लोग बताइए? सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, ठीक है। चलिए, और एक आती है सूरत की संधि। आप लोगों से किसी को याद होगा सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट संधियाँ, ये मिलान करने में आ जाती हैं। आप लोग प्लीज़ इसको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर सवाल में आइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है? जीवाणुओं का, वायरस का, कवक का, किसका किया जाता है? आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 11 नंबर सवाल में? ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1 2 3, जीवाणुओं का भी, वायरस का, कवक का, इन तीनों का उपयोग जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यानी खेतों में, फलों में, सब्जियों में इन सब का उपयोग किया जाता है, जिससे एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, जिससे कि जो है कीटनाशक की मृत्यु की, मतलब कीटों की मृत्यु हो जाए और फसलों को हानि होने से बचाया जा सके, ठीक है। चलिए पहले इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है। 12 नंबर सवाल, माइक्रोप्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह 1 mm से कम आकार की एक प्लास्टिक सामग्री है। दूसरा, यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रमुख खतरों में से एक है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया ने व्यक्तिगत देखभाल और कॉस्मेटिक उत्पादों में एक्सफोलिएटिंग सामग्री और अपघर्षण के उत्पादन में माइक्रोबीड्स यानी माइक्रोप्लास्टिक का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। अब इसको आपने देख लिया है, अब ऑप्शन देखिए कि ठीक है, ये ऑप्शन देखिए, उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं? बताइए, 1 2 सही है, या 2 3 सही है, या 1 2 सही है, 1 3 सही है, या तीनों सही हैं? तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 और 3 सही है। चलिए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। आपको बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक यूएनडीपी की परिभाषा के अनुसार
यूएनडीपी की परिभाषा के अनुसार उन्हें बोला जाता है जिनका आकार जो है कितना होता है, 5 mm से कम होता है, ठीक है, उन्हें ही माइक्रोबिट्स कहा जाता है। और जो ये माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, ये आपने कभी कभी देखा होगा, जो क्लोजअप आता है उसको आप जब ब्रश पे निकालते हैं उसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के प्लास्टिक के आपको दिखते होंगे, झलकते होंगे, तो वही माइक्रोबीट्स है, ठीक है। और इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन नहीं, कॉस्मेटिक में भी किया जाता है। और जब ये जलीय परिस्थिति तंत्र में जाते हैं तो जब इसको जीव खाते हैं, जो स्तनीय जीव होते हैं स्तनधारी, तो उनमें जो पाचन क्रिया होती है वो उसको पचा नहीं पाती, जिससे उनकी मौत खतरा बना रहता है। तो ये ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सही है। ये 1 mm नहीं है, ये 5 mm है, ठीक है। आकार 5 mm या उससे कम होना चाहिए, तभी वो माइक्रोबीट्स कहलाते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल पर आइए। निम्नलिखित में से किस देश की दक्षिणी सीमा, ठीक है, मिस्र से लगती है। अभी आप लोग कहेंगे कि जो है मिस्र की सीमा, लेकिन दक्षिण पूछ रहा है ना कि किस देश की दक्षिणी सीमा, तो आपको बता दें कि तीनों में से किसी की सीमा जो है मिस्र से नहीं लगती, दक्षिणी सीमा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा कि किसी की भी सीमा जो है मिस्र से दक्षिण की नहीं लगती है। आपको बता दें कि जो मिस्र देश है इसके उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर है। पूर्व में क्या है, इसके बताइए। 13 नंबर सवाल में पूर्व में क्या है, पूर्व में है लाल सागर, ठीक है। और दक्षिण में क्या है, मिस्र के सूडान है, ठीक है। और इसके पश्चिम में लीबिया है, ठीक है। मैपिंग आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैपिंग से आजकल ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। परंपरागत सवालों का चलन अब धीरे धीरे कम हो रहा है हर आयोग में, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन से कथन सही हैं, ठीक है। पहला, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हालिया आंकड़ों के अनुसार उछाल देखा गया जिससे निर्यात में वृद्धि हुई है, क्या ये कारण है, ये आपसे पूछ रहा है। दूसरा, कि विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग विनिमय दर की अस्थिरता है, ठीक है, ये अस्थिरता है, ठीक है, थोड़ा सा अस्थिरता के लिए किया जा सकता है। बताइए कौन से कथन सही हैं, ये आपसे पूछा 14 नंबर सवाल में, बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केवल 2। आपको बता दें कि हाल के आंकड़ों में देखा गया है कोविड के बाद कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जिसका संरक्षक आरबीआई होता है, उसके आंकड़ों के अनुसार कि 600 बिलियन डॉलर जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया था, ठीक है। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने से निर्यात में वृद्धि हो जाए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतना बूस्ट अभी नहीं कर पाया है जिससे भारत का निर्यात बढ़े। भारत से जो निर्यात होता है अधिकांशतः वो कच्चा रॉ मटेरियल होता है, वो भी चाइना जाता है, और फूड ग्रेन्स होता है और सर्विस सेक्टर का होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो निर्यात में वृद्धि का कारण नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और आपको बता दें कि आरबीआई के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो रुपए की कीमतों को स्थिर करने के लिए और जो है अनिश्चितता से लड़ने के लिए आरबीआई प्रयोग करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। खुद काश्त किसान जो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं, पाही काश्त अनिवासी कृषक, मालगुजार रियासतों में राजस्व संग्रहकर्ता, और मनसबदार मुगल प्रशासन से संबंधित रईस। बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 15 नंबर सवाल। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, ये मालगुजार रियासतों में राजस्व संग्रह करता नहीं है, ये क्या थे, उत्तर भारत के क्या थे, जमींदार थे, ठीक है, जमींदार। तो इन्हीं को ही मालगुजार कहा जाता था। और आपको बता दें कि जो आदिवासी कृषक थे ना, ये आदिवासी कृषक, इन्हीं को ही पाही काश्त कहा जाता था। ये दूसरे गांव से आकर खेती करते थे, दूसरे गांव में किराए पर लेकर, ठीक है। ये मनसबदार क्या था, हर राजाओं के यहाँ पे मनसबदार होते थे मतलब लोग होते थे जिनकी कैपेसिटी औकात के हिसाब से उनको मनसब दिया जाता था, यानी कि उनकी बात उतनी मानी जाएगी, उनका उतना प्रभाव वहाँ पे दरबार में होगा, यही मनसब होता था, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदन भोजी मतलब फिल्टर फीडर है, बताइए कौन सा है। कैटफिश है, ऑक्टोपस है, ऑयस्टर है, या फेलिकन है, बताइए 16 नंबर में कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, सीप। आपको बता दें जो सीप है ये फिल्टर फीडर होता है, मतलब कि निस्यंद भोजी होता है। और ये फिल्टर फीडर का अर्थ क्या होता है आपको पता है, कि जो सीप है ये अपने शरीर के माध्यम से, किसके माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से क्या करता है, बड़ी मात्रा में क्या करता है, बड़ी मात्रा में सीप जो है अपने शरीर के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी को पंप करके खाता है। क्या करके खाता है, पंप करके खाता है, ठीक है। और ये पंप किससे करता है, गलफड़ों से करता है, अपने गलफड़ों से करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, इसको आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। चलिए गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं।
गुप्त साम्राज्य 17 नंबर सवाल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विचार करिए। पहला है स्वशासित संस्थाओं की उल्लेखनीय वृद्धि इसकी विशेषता है। दूसरा संधि विग्राहक यानी शांति और युद्ध का मंत्री। और तीसरा पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची गई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। ठीक, गुप्त साम्राज्य के बारे में आपसे पूछ रहा है, बताइए ऑप्शन नंबर ए सही है या बी या सी या डी बताइए। आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य में जो है वैदिक धर्म का पालन होता था। तो वैदिक धर्म का पालन कौन करता था? पुरुष राजा करते थे। लेकिन जो स्त्रियां होती थीं, ठीक है, ये स्त्रियां होती थीं, ये बौद्ध धर्म को प्राश्रय देती थी, यानी बौद्ध धर्म को ये मानती थी। आपको बता दें कि मंदिर मंदिर कला का स्वर्ण युग जो है ये गुप्तों को ही माना जाता है। ठीक है। तीसरा क्या था कि जो है इनके पूरे साम्राज्य को भुक्तियों में बांटा गया था। ठीक है, भुक्तियों में बांटा गया था। और स्वशासन ग्रामीण स्तर पे या ज़मीनी स्तर पर स्वशासन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, स्वशासित संस्थाओं के द्वारा। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें तीनों सही है। और गुप्त साम्राज्य में ही जो है पहली बार दीवानी और फौजदारी दोनों कानूनों में एक स्पष्ट रेखा खींची गई। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल पर आइए। एक प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण नौगम्य नहर जो पानी को दो बड़े निकायों को जोड़ती है, पानी के जो दो बड़े निकायों को जोड़ती है, उसके नीचे दिए गए भौगोलिक शब्दों में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए। एक संकीर्ण नौगम्य नहर जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। ठीक, ये भौगोलिक परिभाषा है। ठीक है, मान लीजिए ये भारत है, ये श्रीलंका है और दोनों तरफ पानी है। तो यहाँ से जहाज़ यहाँ जाएगी, यहाँ से जहाज़ यहाँ आएगी, तो एक तरीके से दो जल निकायों को जोड़ रहा है। तो यही है जल डमरू मध्य, यानी जो दो जल निकायों को जोड़ता है और दो भागों को, ज़मीनी भागों को अलग करता है, उसे ही जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर निम्नलिखित में से सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ये पूछ रहा है आपसे। देखिए, प्रायद्वीप क्या होता है कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे भारत प्रायद्वीप। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर है। और द्वीप क्या होता है? वो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है, वो द्वीप होता है। चलिए, तो अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ग्रीनलैंड क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चलिए दक्षिण अफ्रीका तो देश है। ठीक है, एक तरीके से ये भी प्रायद्वीप का भाग है और भारत भी का दक्षिणी हिस्सा भी प्रायद्वीप कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप, यानी 19 का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो कौन सा है? रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये रोहतांग दर्रा कहाँ है? बृहद हिमालय में, बृहद हिमालय में। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है किस हिमालय में? बृहद हिमालय में का। ठीक है, और 20 नंबर, और इसमें ये जो जोजिला दर्रा कहाँ है बताइए? ये कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में है। और नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, और ये नथुला कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। चलिए 21 नंबर पर आइए। सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण करती है? मतलब अपने जल से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी करती है? ये आपसे 21 नंबर सवाल में पूछा गया है। बताइए, रोहतांग दर्रे का निर्माण करती है कि नथुला दर्रा कि बड़ा लाचा दर्रा या बनिहाल दर्रा? बताइए 21 नंबर सवाल। तो किसका निर्माण करती है 21 नंबर सवाल में? सिंधु नदी बनिहाल दर्रे का। किसका निर्माण करती है? बनिहाल दर्रे का। और ये बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक, चलिए पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, चलिए अब ये 22 नंबर सवाल पर आइए। कालगोली और कूलगार्डी सोने के जो खनन शहर हैं ये कहाँ पर हैं? बताइए। ऑस्ट्रेलिया में है कि यूएसए में है कि इंग्लैंड में है कि दक्षिण अफ्रीका में है? 22 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है। तो कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में है। ये दोनों सोने के खनन शहर ऑस्ट्रेलिया में हैं। ठीक है, और कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल पर आइए। बाघों, तेंदुओं, भालुओं का घर तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये आपसे 23 नंबर सवाल में पूछ रहा है। बताइए, असम में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में? बताइए, तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। आपको बता दें कि जो तडोबा नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र का, कहाँ का? महाराष्ट्र का सबसे पुराना है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा, ठीक है, नेशनल पार्क है महाराष्ट्र का। चलिए 24 नंबर सवाल पर आइए। एक मिनट, ये जो 24 नंबर में जप्पा तानी है ना, ये अपा तानी कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए 24 नंबर सवाल में, आपातानी की जनजातियाँ निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती हैं, ये पूछ रहा है 24 नंबर सवाल में आपसे। तो आपको बता दें कि जो आपातानी जनजातियाँ हैं ये एक आदिवासी समूह है। क्या है? आदिवासी समूह है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? आप लोगों ने उत्तर अब तक दे दिया होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के निचले हिस्से में। निचले हिस्से में कौन सा हिस्सा? ये सुबनसिरी हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश का है, सुबनसिरी हिस्सा निचला, वहीं पर ये पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपने 25 नंबर सवाल पे चलते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किस देश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है? मतलब कि स्पेन का, ब्राज़ील का, इटली का, कनाडा का, इसमें सबसे बड़ा बंदरगाह किस देश के पास है, ये पूछ रहा है आपसे, बताइए। 25 नंबर सवाल। तो कहाँ, किस देश का है? इटली का। आपने देखा होगा कि इटली ऐसे है, कहाँ पर है? भूमध्य सागर में, ठीक है। ये इटली का मैप है, भूमध्य सागर में स्थित है, ठीक है। भूमध्य सागर में स्थित है। तो यहाँ पर इटली का एक बंदरगाह है जिसे हम जेनोवा कहते हैं। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, भूमध्य सागर से लगा हुआ, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 51 मिलियन टन है कार्गो क्षमता, ठीक है। चलिए 26 नंबर सवाल पर आइए कि ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख उठा है, जनसांख्यिकीय है, ठीक है, जनसांख्यिकीय, ठीक है। तो सवाल पढ़ दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में निम्नलिखित वर्ष को महान वर्ष के रूप में जाना जाता है। बताइए किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? 26 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप लोग, बताइए 26 में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें कि 1921 को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजक वर्ष इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि इस वर्ष जो है मृत्यु दर बहुत नीचे आई थी, क्योंकि लोग जागरूक हो गए थे, दवाओं का विकास हो गया था, ठीक है। और जनसंख्या में वृद्धि हुई थी क्योंकि जन्म दर बढ़ गई थी, ठीक है। इसीलिए इसको महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। चलिए 27 पर आइए, 27 नंबर सवाल पर आइए। ये दिलिंड्रा नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? वी है, दा की जगह वी है, ठीक है, वाह है। विलेंड्रा झील, ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर कहाँ पर पूछ रहा है कि विलेंड्रा झील जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में है वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछ रहा है 27 नंबर सवाल में। तो कहाँ पर है विलेंड्रा झील? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ये चीज़ आपको। और कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, कहाँ पर? न्यू साउथ वेल्स में है, ठीक है। चलिए ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। चलिए 28 नंबर पर आइए, 28 नंबर सवाल। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। जिनेवा में, मेक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क, पेरिस में, कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ? तो कहाँ पर है? पेरिस में। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। किसने? वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक, कुछ वैज्ञानिकों समूह द्वारा 1919 में इसका गठन हुआ था। इसका काम क्या है बताइए? 28 का बताइए, इसका काम क्या है? इसका काम है दुनिया भर में खगोलीय गतिविधियों को समझना, दुनिया भर में जो खगोलीय गतिविधियाँ और उनको समझना, उसका अवलोकन करना, ठीक है। और 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ? पेरिस यानी फ्रांस में। चलिए 29 नंबर सवाल पर आइए। ये बराक नदी के बारे में पूछ रहा है आपसे कि बराक नदी प्रवाहित होती है, कहाँ से प्रवाहित होती है, ये पूछ रहा है। 29 नंबर सवाल बताइए आप लोग। पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट से, सतपुड़ा की पहाड़ियों से, मणिपुर की पहाड़ियों से, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मतलब मणिपुर की पहाड़ियों से ये बराक नदी निकलती है। आपसे पूछ ले कि बराक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो आप लोग लिख लीजिए कि बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं जिरल, देखिए हैं तो कई, लेकिन इसमें जो मेन है जो आती हैं, जिरल है, और दूसरा है धलेश्वरी, और तीसरी नोट कर लीजिए कि जो सहायक नदी हैं सिंगला। चलिए ये सहायक नदियाँ हैं किसकी? बराक नदी की। चलिए 30 नंबर सवाल पर आइए, थोड़ा इसको पढ़िएगा कि ये पूछ रहा है कि जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए। सिंधु, झेलम, सतलज, ब्रह्म, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, झेलम, सतलज, यमुना, कौन सी नदियाँ हैं जो महान हिमालय में स्थित मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा काट दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ आप मेरे सवाल को सुनिए
कि ये आपसे पूछ रहा है कि जो महान हिमालय में मानसरोवर झील है वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ऑप्शन ए वाली निकलती हैं कि ऑप्शन बी वाली निकलती हैं कि ऑप्शन सी वाली निकलती हैं कि ऑप्शन डी वाली निकलती हैं, बताइए। तो ऑप्शन सी मतलब ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, इन तीनों का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है, यहीं से निकलती हैं, ठीक है। और ये जो नदियाँ हैं ये हिमालय के उत्थान के पूर्व से निकलती आ रही हैं और ये नदियाँ सतत वाहिनी हैं क्योंकि इनमें पानी साल के 12 महीना बना रहता है और ये, ठीक है। चलिए 31 नंबर सवाल पर आइए कि बाउल परंपरा से जुड़े लोग निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाए जाते हैं, बताइए। 31 नंबर सवाल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो आप लोग को पता होगा कि ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा लोग हैं, ठीक है, बाउल परंपरा के लोग, ठीक है। आपको बता दें कि जो ये बाउल है ये एक क्या है, बहुजातीय समूह है, ठीक, क्या है, बहुजातीय समूह है, ठीक है। किससे किससे ये लोग रिलेटेड हैं, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों लोग मिलकर ही क्या बनाते हैं, बाउल जनजातीय समूह या बहुजातीय समूह का निर्माण करते हैं। इसमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है बाउल परंपरा, ठीक है। और इसको यूनेस्को 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 की विश्व विरासत की अमूर्त सूची में बाउल परंपरा को नोटिफाई किया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए 32 नंबर सवाल पर। फ्लेमिंगो त्यौहार के बारे में, फ्लेमिंगो फेस्टिवल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि किस प्रदेश में मनाया जाता है, बताइए। मणिपुर, नागालैंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, कहाँ मनाया जाता है, 32 नंबर सवाल। तो ये मनाया जाता है हर साल आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में पूछ ले कहाँ पर मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में ही का क्या स्थित है, पुलिकट झील स्थित है, ठीक है। पुलिकट झील में उसको संरक्षित संवर्धित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में क्या मनाया जाता है, फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है, ठीक। चलिए 33 नंबर सवाल पर आइए आप लोग। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। त्यागराज महोत्सव तमिलनाडु, महामस्तकाभिषेक महोत्सव आंध्र प्रदेश, त्रिशूरपुरम केरल, तीज मध्य प्रदेश, बताइए। 33 नंबर सवाल, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। मतलब महामस्तकाभिषेक ये आंध्र प्रदेश नहीं है, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है। किसका त्यौहार है, जैनों का त्यौहार है। ये लास्ट बार कब मनाया गया था, 2018 में मनाया गया था। इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। 34 नंबर सवाल पर आइए। ये व्यास सम्मान के बारे में पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में, संगीत में, नृत्य में, किस में दिया जाता है व्यास सम्मान, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। आपको बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का ये व्यास सम्मान दूसरा सबसे बड़ा क्या है, साहित्यिक सम्मान है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इसमें 3 लाख रुपए की नगद राशि इनाम में दी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए 35 नंबर सवाल पर आइए। पंडवानी लोक नृत्य या नाटक निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है 35 नंबर में। छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, बिहार, किससे संबंधित है ये नृत्य, लोक नृत्य, बताइए। पंडवानी का मतलब होता है पांडवों का नृत्य, पांडवों का नृत्य, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि महाभारत की कथाओं का लोक नृत्य के माध्यम से प्रदर्शन होता है, ठीक है। तो और ये प्रदर्शन कहाँ पर होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक है। चलिए 36 नंबर सवाल पर आइए। ये पूछ रहा है, ये सैलेट नहीं है, रॉलेट है, ठीक है। तो महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन चाहते थे, जो हड़ताल के साथ कब शुरू हुआ, ये पूछ रहा है आपसे। 36 नंबर सवाल, ये कब शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आपको पता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने किया था।
क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उसके पहले जो है इन्होंने देशव्यापी अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद जो ये हो गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद तो पूरा माहौल ही भारत का बदल गया था। उसके बाद एक जांच समिति कांग्रेस ने अलग बनाई थी, अंग्रेज़ों ने अलग बनाई थी, ठीक है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरी संकट आया था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया खड़े हुए थे, जिसमें जो है थोड़ा सा विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो उन्होंने एक अलग हटके कांग्रेस से एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। कब की थी बताइए? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 37 नंबर सवाल 3 मई 1939 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में हुई थी। तो ये क्या था फॉरवर्ड ब्लॉक? बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक एक था वामपंथी राष्ट्रवादी संगठन, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि भारत की आज़ादी एक भीख नहीं है, हम याचना के द्वारा अंग्रेज़ों से नहीं लड़ेंगे, हम उनसे अपने अधिकार के रूप में लेंगे। उसके लिए मुझे जो है क्रांति ही वामपंथी आधार पर ही क्यों ना करनी पड़े, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। चलिए 38 नंबर सवाल पर आइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने शुरू की थी? बताइए। 38 नंबर सवाल। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए 38 नंबर में। तो इसका ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको बता दें कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो कहाँ से? साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। और 24 दिनों की यात्रा के बाद ये कहाँ पर पहुँचे थे? बताइए, ये कहाँ पर पहुँचे थे? दांडी जगह पर पहुँचे थे। कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। वहीं पर इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था और उसी के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। चलिए, दांडी मार्च में कौन सा पत्रकार था? वेब मिलर। बताइए। गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार था, ठीक है। 39 में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? ठीक है। आपको बता दें पहली बात कि जो स्वराज शब्द था इसका वैसे सबसे पहले प्रयोग भारत में किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। अगर एक चीज़ मैं आपको सजेशन दूंगा कि दयानंद सरस्वती जी की सत्यार्थ प्रकाश आती है, एक बार अगर जीवन में कभी समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। माइंड ब्लोइंग किताब है। आप सोचेंगे कि जिस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा है उसकी कैपेसिटी दिमाग की कितनी रही होगी। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मतलब कभी जीवन में समय मिलेगा तो पूरा पढ़ूंगा, लेकिन आप लोग एक बार लीजिएगा ज़रूर। माइंड ब्लोइंग बुक है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग ऑफिशियली कांग्रेस अधिवेशन में किया था? बताइए। 39 नंबर सवाल। ये कलकत्ता अधिवेशन में किया था, ठीक है। चलिए, और कलकत्ता अधिवेशन ये कब हुआ था? 1906 में हुआ था। चलिए 40 नंबर सवाल पर आइए। ये 40 नंबर सवाल कर रहा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये आपसे पूछ रहा है। बताइए। फैजपुर में, कलकत्ता में, त्रिपुरी में, बॉम्बे में? तो ये बॉम्बे में हुई थी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की थी, ठीक है, जिसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में ये बैठक हुई थी। चलिए 41 नंबर सवाल पर आइए। यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की उपेक्षा करता है तो उसे निश्चित रूप से इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी का है, अंबेडकर का है या सुभाष चंद्र बोस? किसका है? बताइए। 41 नंबर सवाल। तो यह कथन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का है, ठीक है। आपको बता दें कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे ये जुलाई 1942 में इन्होंने 2 संगठन की स्थापना की थी। एक था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और दूसरा क्या था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और दूसरा था इंडियन INDIAN इंडियन LABO लेबर
ठीक है। इंडियन लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा जुलाई 1942 में की गई थी, ठीक है। और 41 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 42 नंबर सवाल पर आइए आप लोग। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है उसका क्या अर्थ है, ये आपसे पूछ रहा है। त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, सत्य, अहिंसा, करुणा या उपयुक्त सही। 42 नंबर सवाल बताइए। 42 नंबर में ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है उसका अर्थ है बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। आपको बता दें कि 563 ईस्वी में लुम्बिनी यानी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनका देहावसान हो गया था। और बुद्ध धर्म में चैत्य और विहार, विहार जो है वो रहने का आश्रय स्थल था भिक्षुओं के, और चैत्य जो पूजा स्थल था। और यही जो चैत्य और विहार बनाए जाते थे, जो चैत्यों में जो है महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों को रखा जाता था, जिसमें उनके कंघा, उनके उपयोग की वस्तुएं, उनके बाल, उनकी हड्डियाँ, उनके उपयोग के सामान, इन सबको रखा जाता था, जिसमें लोग पूजा करने जाते थे, ठीक है। और विहार में जो बिच्छू आते थे बारिश के समय, वो उसमें आराम करते थे, ठीक है। चलिए 43 नंबर सवाल में निम्नलिखित में से मगध के किस राजा को कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह करने पर दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुआ था? आपको बता दें कि जो काशी प्राप्त हुआ था ये किसको प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर आप लोगों ने अब तक जवाब दे दिया होगा। तो ये प्राप्त हुआ था बिंबिसार को, ठीक है। ये मगध का हर्यक वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का राजा था। इसने अपना साम्राज्य यानी मगध साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध प्लस विवाह की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो ये जो कौशल देश की राजधानी थी, ठीक है, कौशल देश की राजधानी थी, मतलब कौशल देश की रानी थी कौन? कौशला देवी, ठीक है। और ये किसकी बहन थी? प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन थी कौशला देवी, ठीक है। इन्हीं से विवाह हुआ था बिंबिसार का। तो काशी जो है उनको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। और कहते हैं कि उस समय महीने की काशी की इनकम 1 लाख रुपए होती थी तब के समय में। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिंबिसार ने कितना दिमाग का काम किया था कौशल कुमारी कौशला देवी से विवाह करके। तो 44 नंबर सवाल पर आइए कि विजय केलकर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका गठन कब हुआ था ये आपसे पूछ रहा है, किस लिए संबंधित है बताइए। विजय केलकर समिति, तो आपको बता दें कि जो विजय केलकर समिति है ये जो है PP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल होता है उसका अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए गठित की गई थी, ठीक है। और जो भारत में गरीबी के लिए 1993 में लकड़ावाला समिति, रंगराजन समिति, ठीक है, तेंदुलकर समिति, ये सब समिति गठित की गई थी भारत में गरीबी को मापने के लिए, ठीक है। चलिए 45 नंबर सवाल पर आइए। निम्नलिखित में से वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको बता दें कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख ही हमारे संविधान में है, बाकी बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में बिल्कुल भी नहीं है। और वार्षिक वित्तीय विवरण कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है, ठीक है। किस आर्टिकल का प्रयोग करके? 112 का प्रयोग करके। कहाँ पर रखवाता है? संसद में रखवाता है। किसके माध्यम से रखवाता है? वित्त मंत्री के माध्यम से रखवाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या होता है कि पिछले 1 वर्ष का लेखा जोखा और आगामी 1 वर्ष का अनुमान होता है, ठीक है। और 112 में क्या होता है? धन विधेयक के बारे में चर्चा है। 115 में क्या है? अनुपूरक बजट के बारे में चर्चा है, ठीक है। और चलिए, और ये क्या है? 280 क्या है बताइए? वित्त से संबंधित है, ठीक है। चलिए 46 नंबर सवाल पर आइए कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? रघुराम राजन ने दिया था कि सी रंगराजन ने दिया था कि पार्थसारथी सोम समिति ने दिया था? किसने दिया था? 46 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पार्थसारथी सोम समिति कब गठित हुई थी? 2016 में गठित हुई थी। तो इसने सरकार को सलाह दिया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है। सरकार को इसने सलाह दिया था कि सरकार जो है केंद्र की, वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, मैं लिख देता हूँ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है। और क्या करे? और साथ में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को आपस में विलय कर दे, ठीक है। आपस में क्या कर दे? विलय कर दे। लेकिन केंद्र सरकार ने इस फैसले को, मतलब इस संस्था को पार्थसारथी सोम की नहीं माना, ठीक है। तो पार्थसारथी सोम समिति 2016 में गठित हुई थी। इसने क्या सुझाव दिया था केंद्र सरकार को कि इसने कहा था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को आपस में विलय कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना। चलिए 47 नंबर सवाल पर आइए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबा नदी प्रवाह तंत्र किस नदी द्वारा निर्मित है? बताइए, ये आपसे 47 में पूछ रहा है। डार्लिंग, मर्रे, कलगोया नदी या परू नदी, किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब डार्लिंग नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है, यानी कि इसमें बहुत सी नदियाँ आपस में आके मिलती हैं।
और ये कहाँ से निकलती है, न्यू साउथ वेल्स से निकलती हैं। ठीक है, चलिए 48 नंबर पर आइए। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा ज्वार नदी मुख यानी एस्चुरी कौन है। भारत में 2 नदी एस्चुरी बनाती हैं, एक है नर्मदा और तापी। ठीक है, ये कहाँ निकलती हैं, अमरकंटक के पठार, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है, ये किधर, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि ओब की खाड़ी, विश्व का सबसे लंबा ज्वार नदी मुख कौन सी है, ओब की खाड़ी है। ठीक है, 48 नंबर सवाल, और ये कहाँ है, रूस के उत्तर में ओब नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर है, रूस के उत्तर में ओब नदी के मुहाने पर है। किस नदी के मुहाने पर, ओब नदी के मुहाने पर है। ठीक, यानी कि आर्कटिक जो महासागर है उत्तर में वहीं पर है। ठीक है, 49 नंबर सवाल, प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलीय चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, बताइए। आपको बता दें कि जो चट्टानें होती हैं उनका क्षरण कई प्रकार से होता है और कई कारक निर्भर करते हैं चट्टानों के क्षरण में। पहला क्या है, तेज़ धूप, बारिश, ठीक, हवाएं, ताप, दाब, ठीक है, ये सारे कारक होते हैं जो किसी भी चट्टान के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप लाल मिट्टी का निर्माण होता है और लाल मिट्टी में लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और भारत में जो लाल मिट्टी का क्षेत्रफल है वो 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये आखिरी सवाल है आपकी टेस्ट सीरीज का, मशरूम आकार की चट्टानें किस प्रक्रिया में दृश्यमान यानी दिखती हैं। तो आपको बता दें, इसमें पहले बताइए कि आप इसमें से कौन सा सवाल का जवाब सही है, बताइए कौन सा जवाब इसमें सही है 50 में, बताइए 50 का जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, पवन अपर्दन। आपको बता दें कि जो मशरूम आकार की चट्टानें हैं ये जो है मरुस्थल की क्रिया विधि है। जब मरुस्थल में तेज़ धूप और हवाओं के कारण चट्टानें टूटती फूटती हैं, उनका अपर्दन होता है, तो ये मशरूम आकार की चट्टानें दिखती हैं। तो ये पवन अपर्दन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि मरुस्थल में तेज़ धूप के कारण और वहाँ पे ज़्यादा पेड़ ना होने के कारण हवाएं तेज़ गति से, क्योंकि वहाँ पर कोई अवरोध तो होता नहीं है, तो वहाँ पर और तेज़ से चलती हैं, जिससे कि मशरूम आकार की चट्टानें यानी कि ऐसे ऐसे दिखती हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का टेस्ट सीरीज नंबर 1 हो चुकी है और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। टेस्ट सीरीज कैसी रही आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे हमने और चैनल को भी जो है थोड़ा सा इंकरेज मिलता है और हम लोग आगे और अच्छा बेटर करने का प्रयास करते हैं। और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। आप अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। मिलते हैं अन्य टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।